मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, जिसको नाउन कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए देखें नाउन क्या है और उसके क्या क्या भेद हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे नंबर 1 संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, क्या है। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए देखें हम संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा क्या है। संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ जिसमें परिवर्तन किया जा सके, अर्थात संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी व्यक्ति, जिसको हम प्राणी मान सकते हैं, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे व्यक्तियों के नाम, तो नरेंद्र मोदी चूँकि एक व्यक्ति है, ये भी संज्ञा है। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, लता मंगेशकर, चूँकि ये व्यक्ति के नाम हैं, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह वस्तु के नाम की अगर बात करें तो मेज, कुर्सी, टेबल, साइकिल आदि ये सभी वस्तु के नाम हैं और ये भी सभी संज्ञा आते हैं। प्राणी के नाम की अगर हम बात करें तो हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी आदि ये सभी प्राणी ये संज्ञा कहलाते हैं। स्थानों के नाम पर दिल्ली, मुंबई, भोपाल, सिवनी आदि जो हैं, ये सभी स्थान संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुणों के नाम की अगर हम बात करें तो ईमानदारी, बेईमानी, धोखेबाजी, ये जो गुण उन व्यक्तियों में होते हैं या उसमें होते हैं, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भावों के नाम, अगर जो भावनाएं रहती हैं, ईर्ष्या की भावना, दया की भावना, खुशी की, करुणा की, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने आज इसमें देखा कि संज्ञा क्या है। आगे देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरणकर्ता विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इनके 3 भेद बताते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तथा जातिवाचक के अंतर्गत उसके उपभेद बता देते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह से इनके 5 भेद। और कुछ विद्वान का मत इससे पृथक है, वे सीधे इसके 5 भेद बताते हैं। जो ये 5 भेद हैं, अर्थात वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी एक अलग भेद मानते हैं। इस तरह से ये टोटल 5 भेद हैं, चाहे किसी के अंतर्गत माना जाए या फिर पृथक पृथक माना जाए, तो इनके प्रमुख 5 भेद हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, और इनके उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले है व्यक्तिवाचक। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, यहाँ पर एक पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र एक व्यक्ति का नाम है, तो एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत एक देश का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व एक दिशा है, दिशाओं की में से एक दिशा है पूर्व। नर्मदा नदियों में से एक नदी है नर्मदा। प्रशांत महासागर, बहुत सारे समुद्रों में प्रशांत महासागर एक समुद्र है। रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक जो है, ये एक है। और देवनागरी लिपि बहुत सारी हैं, उसमें देवनागरी एक लिपि है, तो ये आदि। तो चूँकि उपरोक्त सभी किसी एक का ही बोध कराते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा अगर हम देखें जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का या समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे बच्चा, बच्चा एक अलग जाति का हो गया, जैसे मान लो प्रौढ़ एक अलग वो का है, या बुजुर्ग जो हैं वो एक अलग है, तो बच्चे का एक अलग कैटराइज हो गई, एक अलग जाति हो गई। जानवर, जानवर बहुत सारे हो सकते हैं, तो जानवर, इंसान आदि, तो इनमें जानवर भी एक जाति हो गई। नदी, तो नदी भी बहुत सारी हो सकती है, तो इसमें केवल नदी आ जाएगी। स्कूल भी बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं। शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। देश, बहुत सारे देश हो सकते हैं। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और उदाहरण अगर हम देखें तो खिलौनों से बच्चे खेल रहे हैं, खिलौनों से बच्चे खेल रहे हैं, ये भी जातिवाचक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं, तो पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं, ये भी जातिवाचक का उदाहरण है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो देश की जनसंख्या, चूँकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो देश है। अनाज, गोदाम अनाज से भरा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा क्या है। भारत में कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, तो कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, ये भी जातिवाचक का एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, जो खास तौर पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि हिमालय बहुत बड़ा है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। तो अब हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, तो चूँकि हिमालय एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हिमालय बहुत बड़ा है, तो ये चूँकि हिमालय एक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इसी हिमालय के स्थान पर अगर हम बोलें कि पर्वत बहुत बड़ा है, तो कई पर्वत हो सकते हैं, तो पर्वत बहुत बड़ा है, तो यह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा एक और उदाहरण देखें हम, गुलाब में सुगंध होती है। अब गुलाब चूँकि एक ही होता है, तो गुलाब में सुगंध होती है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे ढंग से बोलें कि फूल में सुगंध होती है, तो फूल की कई वैरायटी हो सकती है, फूल एक जाति का परिचायक हो जाता है, इसलिए यह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने इसमें दोनों देखा है कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। आगे देखे हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, जिसको हम भाव कहते हैं, आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, थकावट, मोटापा, मित्रता, शत्रुता, सुंदरता, ईर्ष्या, भूख, मुस्कुराहट, क्रोध आदि, ये सभी ये भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण के द्वारा देख लें कि वाक्य में उदाहरण, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध एक भावना हो गई, एक भाव हो गया, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सबसे मित्रता का व्यवहार करें, तो यहाँ मित्रता जो है वो एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर हम देखें समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ग्रुप का, एक समूह का बोध होता हो, तो वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मेला, सभा, कक्ष, परिवार, पुस्तकालय, गिरोह, दल, गुच्छा, टुकड़ी, सेना आदि, यह सभी शब्द हमें किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समूहवाचक। और समूहवाचक को कुछ विद्वान अलग से भेद मानते हैं और कुछ इसे जातिवाचक का एक भेद मानते हैं, तो ये समूहवाचक। अब इसके उदाहरण देखिए हम, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो क्रिकेट टीम, यहाँ टीम एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए ये जो टीम शब्द है ये समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। कल चौक में भीड़ जमा हो गई थी, भीड़ भी एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए ये समूहवाचक संख्या के अंतर्गत है। भारतीय सेना बहुत ताकतवर है, तो सेना मतलब बहुत सारे सैनिकों की होती है, एक पूरा ग्रुप बन जाता है, दल बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है, इसलिए भारतीय सेना बहुत ताकतवर है, ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने जंगल में हिरण का झुंड देखा,
झुंड जो है बहुत सारे हिरणों का समूह जो कहलाता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। सामान्य तौर पर द्रव्य से ऐसे हम एक तरल पदार्थ से लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, सामग्री या किसी पदार्थ का बोध होता हो तथा जिसका माप तोल किया जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, अनाज, सोना, मिट्टी, पानी, तेल, घी आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण हम देखेंगे कि मुझे दूध पीना पसंद है। मुझे दूध पीना पसंद है, तो ये एक द्रव्यवाचक का उदाहरण हो गया। तांबा एक धातु है, तो ये भी मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऊन वस्त्र बनाने की सामग्री है, ये भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। और गेहूँ भोजन की सामग्री है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा है कि आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद क्या हैं ये समझ में आया होगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।